Yes, Namaskar, my dear friends, dear nurses and doctors. You are most welcome in Bugli classes, Kota, Rajasthan. Dear students, dear friends, dear aspirants. Today, just I am announcing a very important announcement with you all. Dear students, just your Bugli Institute from today is going to start the classes for the medical officer, NEET PG, MBBS and NORCET or NCLEX. Dear student, with nursing, we are just want to similarize the gap between the nurses and doctors. याद रखिएगा एस्पिरेंट साथियों, आप सबको जानकर के बहुत खुशी होगी कि नर्सिंग प्रोफेशन में एक चमत्कारिक कार्य करने के बाद आज आपका संस्थान मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस, नीट, बीएचएमएस, बीएमएस, बीवीएससी, बीडीएस, फार्मेसी और मेडिकल के अदर सेक्टर्स, नीट, जेई, यूजी, पीजी, 11, 12, इन सभी सेक्टर्स में लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहा है और बहुत ही जल्दी आप सबके सामने इनॉग्रेशन होगा और मेरी टीम होगी. डियर स्टूडेंट, डॉक्टर्स को आज सबसे पहली क्लास मिलेगी नीट पीजी की और मेडिकल ऑफिसर की, जो आज मैं सर्जरी और पोर्टल हाइपरटेंशन, इसोफेजियल वेराइसिस, सेंस टेकन ब्लैकमोर, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ की नोट्स और साथ के साथ ही एमसीक्यूज आप लोगों को देने वाला हूं. तो जो अब मेरी क्लासेस होंगी यूट्यूब के ऊपर, वो डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए कंबाइनली एग्जाम्स के हिसाब से जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे. तो डियर स्टूडेंट, डियर एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा, आई एम जस्ट अ कैंडिडेट जस्ट ट्राइंग टू डिक्रीज द गैप बिटवीन द डॉक्टर्स एंड नर्सेस. अब हम डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में जो ये गैप है, इसको धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करेंगे. आपकी नॉलेज और डॉक्टर्स की नॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम स्वास्थ्य के सेक्टर को, मेडिकल सेक्टर को काफ़ी अच्छे लेवल से डील कर पाएंगे और हम डॉक्टर्स और नर्सेज मिलकर के और पेशेंट को एक अच्छी हेल्थ केयर डिलीवर कर पाएंगे. तो डियर स्टूडेंट, हेल्थ केयर को इंप्रूव करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होगा और याद रखिएगा, इसी रोल को प्ले करते हुए ये आपके बुगली सर, आपके साहू सर आज से जो क्लासेस आपको देंगे उनके अंदर मेडिकल ऑफिसर, नर्सेस, नॉर्सेट, एम्स, पीजी, यूजी, इन सब के कंबाइन क्वेश्चंस होंगे. क्योंकि कई नर्सिंग एग्जाम्स, मोस्टली आजकल के जो ट्रेंडिंग एग्जाम्स है नर्सिंग के अंदर, उनके पेपर्स डॉक्टर्स के द्वारा बनाए जाते हैं. जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर प्रोफेसर होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं. और याद रखिएगा डियर, आज से यानी कि कुछ ही दिन में हमारे साथ इंडिया के कुछ फेमस डॉक्टर्स, एमडी, एमएस, एमबीबीएस और नर्सिंग कॉलेजेस के कुछ फेमस ट्यूटर्स जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं. डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनको टीचिंग का एक अच्छा स्किल होगा. टीचिंग में अच्छा प्रैक्टिस इज नॉट मैटर, प्रैक्टिस जिसका अच्छा है डजेंट मैटर, लेकिन डॉक्टर्स कुछ इस तरह के होंगे जिनको टीचिंग का अच्छा अनुभव होगा और उनका कम्युनिकेशन, उनका टीचिंग स्किल बेटर होगा. ऐसी एक टीम आपको बहुत ही जल्द बुगली के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस विल बी टेकन फ्रॉम एनी स्टूडेंट. किसी स्टूडेंट से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा दोस्तों. ये बुगली का प्लेटफॉर्म हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स. और आई एम जस्ट अप्रिशिएट यू ऑल दैट कि आज मेरे साथ वेटनरी भी पढ़ेगा, जीएनएम भी पढ़ेगा, बीएससी भी पढ़ेगा, पोस्ट बीएससी भी पढ़ेगा, एमएससी भी पढ़ेगा, एनक्लेक्स का कैंडिडेट भी पढ़ेगा, मेडिकल ऑफिसर भी पढ़ेगा और नीट पीजी की प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट भी आपके साथ ही पढ़ने वाला है. साथ के साथ आयुर्वेदिक भी पढ़ेगा, बीएएमएस भी पढ़ेगा और बीडीएस भी पढ़ेगा और होम्योपैथ भी पढ़ेगा. बुगली का प्लेटफॉर्म मेडिकल एजुकेशन के अंदर आज से दोस्तों हर सेक्टर की एजुकेशन आप लोगों को डिलीवर करेगा. चाहे आप 11th में हैं, 12th में हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हर तरह की मेडिकल
सेक्टर्स की मेडिकल कोर्सेज की आवश्यकता इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी करवाई जाएगी। यानी हर स्टूडेंट को उसकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका संपूर्ण पेमेंट आपका ये इंस्टीट्यूट करेगा। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ेंगे, चाहे डॉक्टर्स, नर्सेज, ट्यूटर्स, मेडिकल ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर, जितने कैंडिडेट्स इस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर टीचिंग करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। स्टार्ट योर कैरियर विद वुगली इंस्टीट्यूट। वी आर वेलकम फॉर यू गाइस। डियर टीचर्स, वी आर वेलकम यू ऑल। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, डियर कैंडिडेट्स याद रखिएगा, ये जो अनाउंसमेंट आपके सामने मैं लेकर आया हूं, इस अनाउंसमेंट के माध्यम से फ्यूचर के अंदर हम नर्सिस और डॉक्टर्स के बीच का जो गैप है, नॉलेज का गैप है, प्रैक्टिस का गैप है, इसे धीरे धीरे समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि नर्सिस को और डॉक्टर्स को एक साथ पढ़ाया जाए और एक साथ इस तरीके से हम एजुकेट करें कि दोनों की नॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो याद रखिए कैंडिडेट्स, प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स। They are just providing, they are investing you the vast education in medical sector. Dear student, my loving aspirants, I will very thankful to you all that you give me this important work, you give me this important responsibility to deal with the all medical profession. आपने मुझे ये जिम्मेदारी दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। और कोशिश करता हूं कि हम सबको इस सेक्टर में आकर के कार्य करना है और हम सबको इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, मेडिकल सेक्टर को मजबूत बनाना है। दोस्तों, आज मेरी फर्स्ट क्लास होगी जो नॉर्सेट, एनक्लेक्स और मेडिकल ऑफिसर के लिए कंबाइंड क्लास है। इसके अंदर आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करूंगा। सैंक्सटेकन ब्लैकमोर आप सीखेंगे, इसोफेजियल वेराइसिस सीखेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन सीखेंगे और गैस्ट्रिक वेराइसिस सीखेंगे। तो जस्ट गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माय दिस इंपॉर्टेंट क्लास टुडे। जस्ट ब्लेस मी गाइस, आशीर्वाद दें, दुआ करें कि मैं अपने कार्य में सफल हूं। दोस्तों, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दौलत है। दुआ दें, आशीर्वाद दें इस वुगली को कि हमने जो ये एक नया कार्य शुरुआत किया है, इसमें हमें कामयाबी मिले और आपका साथ बना रहे। और बहुत जल्द आपके सामने इनॉग्रेशन होगा, सेलिब्रेशन होगा और उसमें आप सबको आना है। मेरी तरफ से आप सबको सादर आमंत्रण है। दोस्तों, वुगली के ऑफलाइन बिल्डिंग अमृत विहार, बोरखेड़ा, कोटा, जहां पर इनॉग्रेशन किया जाएगा और इनॉग्रेशन के लिए बहुत बड़े सेलिब्रिटी को हमने इनवाइट किया है। उसका हम पूरी डिटेल आपको कुछ दिन बाद बताने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू। इस प्लेटफॉर्म को इतना लव, इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। तो चलिएगा, देखिएगा क्या नॉलेज होती है जो इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को दी जाती है। मेरा पहला क्वेश्चन है आज का और एनक्लिक्स का क्वेश्चन आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा डियर स्टूडेंट। और ध्यान से इस बात को देखिए कि जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, क्या वो आपको समझ में आते हैं, क्या किस लेवल से आपको सिखाया जाता है। तो बी रेडी फॉर दैट गाइस। चलिए लेट्स बिगिन माय दिस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो एम्स ऋषिकेश में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। A 46-year-old client is hospitalized. एक 46 साल का कैंडिडेट है, 46 ईयर का, जो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है। और याद रखिएगा कैंडिडेट्स, आपसे पूछा जा रहा है टू डिटरमाइन द कोज ऑफ द इंटरमिटेंट ग्नैविंग एपिगैस्ट्रिक पेन। इसको धीरे धीरे भीना भीना सा एपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द हो रहा है। तो देखिए, हमारे पास जब क्लाइंट आया है तो क्या बोल रहा है कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। द एडमिटिंग नर्स ऑब्टेन द क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री और सस्पेक्ट अ पेप्टिक अल्सर। जब नर्सिंग ऑफिसर ने उसका हेल्थ हिस्ट्री लिया तो क्या सस्पेक्ट किया? डियर स्टूडेंट याद रखना, ही सस्पेक्टेड फॉर द पेप्टिक अल्सर। उसको ऐसा सस्पेक्टेड हुआ है, ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि इससे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब आपसे कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सस्पेक्टेड कंडीशन द नर्स वुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट दैट द एपिगैस्ट्रिक पेन डिक्रीज विद विच एक्टिविटी।
अगर पेप्टिक अल्सर का पेन है दोस्तों एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर, तो नर्सिंग ऑफिसर आपसे यह पूछ रहा है कि बताइएगा कौन सी एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे कि पेप्टिक अल्सर के केस में एपिगैस्ट्रिक पेन रिलीव हो जाता है। फर्स्ट एक्टिविटी आपके पास दिया है दोस्तों, व्हेन स्किपिंग द मील, व्हेन गोइंग टू बेड, व्हेन ईटिंग द फूड और व्हेन वॉमिटिंग। आंसर प्लीज गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जस्ट गाइस आंसर मी प्लीज, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज वन टाइम इट वॉज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एम्स ऋषिकेश नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम्स में इसमें से छोटे से पार्ट करके और छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने लेवल के क्वेश्चन मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम्स में नहीं आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नीट पीजी में भी नहीं आते हैं, केवल ये क्वेश्चन नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, व्हेन स्किपिंग द मील, व्हेन गोइंग टू बेड, व्हेन ईटिंग फूड, व्हेन वॉमिटिंग। याद रखना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा व्हेन ईटिंग फूड। अब आपको समझना है कि सर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि खाना खाने से जो पेन होता है वो ठीक हो जाएगा, खाना खाने से पेन रिलीव हो जाएगा। तो आइएगा जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। और कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर जनरली फाइंड दैट ईटिंग रिलीव्स देयर डिस्कंफर्ट। ईटिंग से उसका डिस्कंफर्ट या पेन रिलीव हो जाता है। The pain is caused by the irritation of eroded mucosa. डियर स्टूडेंट, याद रखना जब किसी को अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं या पेप्टिक अल्सर होते हैं, तो अल्सर में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl जस्ट डू द इरोशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज कर देता है ये HCl। और जैसे ही HCl की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज होती है और हम अब जो HCl उस म्यूकोजा के ऊपर जैसे ही टच करता है या स्प्रेड होता है, सीक्रेट होता है, तो उसकी वजह से इरोडेड म्यूकोजा के अंदर इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन की वजह से हमारे क्लाइंट को डिस्कंफर्ट या पेन होता है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि पेन होता क्यों है। आइएगा बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस रिड्यूसेस द इरिटेशन। अच्छा, फूड टेंड्स टू डाइल्यूट द एसिड। पहला रीजन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि खाना खाने से पेन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट रीजन इज दैट कि व्हेन यू ईट द फूड इट विल डाइल्यूट द एसिड इन द स्टोमक। स्टोमक के अंदर का एसिड जो है इसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है। फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड नाउ thereby rising the pH of the secretion। और जैसे ही एसिड डाइल्यूट होगा तो pH बढ़ जाएगा, यानी कि अल्कलाइन pH की तरफ जाने लगा। दिस रिड्यूसेस द इरिटेशन ऑफ द अल्सरेटेड टिश्यू। स्किपिंग अ मील इंक्रीज द पेन। अगर खाना स्किप किया तो दर्द बढ़ेगा। याद रखिए, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है अगर उसको वो खाना स्किप करता है, नहीं खाता है, तो पेन के सेंसेशन बढ़ेंगे ना कि कम होंगे। डियर स्टूडेंट, बिकॉज द एसिड सीक्रेशंस बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों पेन बढ़ेगा खाना स्किप करने से, फूड स्किप करने से? क्योंकि एसिड जो है वो स्टोमक के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा यदि पेशेंट खाना नहीं खा रहा है। तो खाना खाएगा तो इट विल डाइल्यूटेड और इसलिए पेन सेंसेशन, इरिटेशन विल बी रिड्यूस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? अरे जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए यार। डियर स्टूडेंट, मेनी अल्सर क्लाइंट रिपोर्ट अवेकनिंग एट द नाइट विद द पेन। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको दर्द इतना तेज होता है कि वो अवेकन हो जाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। इट मीन्स सीधी सी बात क्या है बब्बर शेरो कि उनको दर्द की वजह से इनसोम्निया हो जाता है। क्या हो जाता है? इनसोम्निया। डियर स्टूडेंट, वॉमिटिंग डज नॉट कोज और रिलीव द डिस्कंफर्ट एसोसिएटेड विद एन अल्सर। आइएगा इसी बात को मैं कॉन्सेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों ईसोफेजियल वेराइसिस, अल्सर, टैंक्सटेकन ब्लैकमोर,
गैस्ट्रिक अल्सर, ईसोफेजियल वेराइसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला इस क्वेश्चन को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो ये है हमारा जीआईटी में स्टोमक, ठीक है, और ये है हमारे पास ईसोफेगस। क्या है दोस्तों? ईसोफेगस। यदि अगर प्यारे बच्चों स्टोमक में अल्सर होता है तो इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। यदि अगर ईसोफेगस में अल्सर होता है तो ईसोफेजियल अल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसोफेजियल अल्सर इसे बोला जाता है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो म्यूकोजा होती है स्टोमक की, ये इरिटेट हो जाता है, और म्यूकोजा इरिटेट होते ही और जो पेरिएटल सेल्स हैं वो रिलीज करेंगी HCl, और HCl जस्ट कॉजेज इरिटेशन ऑन द डैमेज्ड म्यूकोजा। डैमेज्ड म्यूकोजा पे इरिटेशन करेगा और रिजल्टिंग इन द पेन सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट टू दोज क्लाइंट्स they diagnosed for the peptic ulcer. What will happen in this case, dear student? वॉमिटिंग पेशेंट को हो सकता है। क्या हो सकता है? वॉमिटिंग हो सकता है। और यदि अगर गैस्ट्रिक अल्सर वाले को वॉमिटिंग होता है तो उस पेशेंट की वॉमिटिंग में ब्लड का एक्सक्रीशन होगा। इट मीन्स हेमाटाइमेसिस होगा। क्या होगा? हेमाटाइमेसिस होने वाला है। अब देखिएगा, हेमाटाइमेसिस होगा तो डेफिनेटली वी नो दैट कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होगा ही होगा। अब हमें जानना है थोड़ा डेप्थ में जाकर के कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होगा। अरे, अब दो तरह के बॉडी के अंदर ढक्कन है, एक ढक्कन ऊपर है और एक ढक्कन नीचे है। जीआईटी की दो ओपनिंग, एक तो ऊपर एक नीचे। ऊपर की ओपनिंग का ढक्कन अगर ज्यादा खुल जाए तो क्या होगा, नीचे का ढक्कन ज्यादा खुल जाए तो क्या होगा। आइए इस बात को समझते हैं मेरी भाषा में, मेरे अंदाज में। दोस्तों, यदि ऊपर का ढक्कन ज्यादा खुल जाए, ऊपर का ढक्कन बोले तो वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो जाए या वॉमिटिंग की वजह से यदि अगर दोस्तों ज्यादा वॉमिटिंग होती है अल्सर की वजह से पेशेंट को हेमाटाइमेसिस होता है तो क्या होगा, HCl का लॉस होगा। और HCl का लॉस होगा तो कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस इस क्लाइंट को होने वाला है, तो हम कहेंगे प्यारे बब्बर शेरो, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या बढ़ जाएगा? बॉडी में बेस का लेवल बढ़ जाएगा, एल्केलाइन का लेवल बढ़ जाएगा। इट मींस क्या होगा, कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट बात करता हूं कि यदि अगर नीचे का ढक्कन ज्यादा खुल जाए, इट मींस किसी को अगर डायरिया हो जाए, नीचे वाला ढक्कन ज्यादा खुल जाए, तो नीचे की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दोस्तों लोअर जीआईटी की, उसमें पैनक्रिएटिक जूस ज्यादा होता है, और पैनक्रिएटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन इज इन द मोर अमाउंट। और जैसे ही नीचे का ढक्कन ज्यादा खुलेगा, बाइकार्बोनेट्स का बॉडी में से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। और बाइकार्बोनेट का लॉस अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर हो जाता है तो डियर एस्पिरेंट्स, यू नो दैट कि इफ द बाइकार्बोनेट यानी कि एल्केलाइन सब्सटेंसेस इज लॉसेस फ्रॉम द बॉडी रिजल्टिंग इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने वाला है। बहुत क्वेश्चंस आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूं, जिस तरीके से मेडिसिन सर्जरी की बात मैं आपको सिखाता हूं डियर, वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्रेन के ऊपर कभी भी आपके लोड नहीं पड़ेगा। यानी इजी गोइंग में केवल क्लास अटेंड करने से ही आपके वो क्वेश्चंस बन जाएंगे जिनमें आप हमेशा उलझे रहते थे। अगर माना कि डायरेक्टली मैं आपसे ये कह देता कि वॉमिटिंग की वजह से, अगर मैं डायरेक्टली ये कह देता आपसे कि गैस्ट्रिक अल्सर के क्लाइंट्स को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, अगर डायरेक्टली मैं ऐसा पढ़ा देता कि गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट्स को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, तो आप कहते कि यार सर ऐसे डायरेक्टली हम कैसे रटेंगे इसको। लेकिन अब आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको इजी गोइंग में नेचुरली अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड कर रखा है तो आप हर एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर है गाइस? अंडरस्टैंड ना? अरे भाई बोलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्रिस्टल क्लियर है बात? अंडरस्टैंड ना? बोलो भाई।
आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक ओके। तो देखिएगा प्यारे बब्बर शेरों, अगर ईसोफेगस के अंदर अल्सर होंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लड होगा प्यारे बच्चों, ये नीचे की तरफ जाता है, लोअर जीआईटी में जाता है और फिर ये स्टूल के साथ बाहर निकलता है। इट मींस ईसोफेजियल अल्सर वाले क्लाइंट को होगा मेलेना और गैस्ट्रिक अल्सर वाले क्लाइंट को होगा हेमाटेमेसिस। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा यहां पर होता है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो देखिएगा, हमने कहा कि अगर हम बात करें ईसोफेजियल अल्सर्स की, तो खाना खाते ही ईसोफेजियल अल्सर्स का पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाना खाने से क्या होगा, सबसे पहली बात तो स्टमक के अंदर जो HCl है, ये HCl डाइल्यूट हो जाएगा और एसिड अगर कम हो जाएगा तो उससे दर्द भी, पेन भी, डिस्कम्फर्ट भी रिड्यूस हो जाता है। दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स, यहां जैसे ही हम फूड ईट करेंगे तो हमारा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर अगर क्लोज हो जाता है तो जो ये एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन वाला फ्लूइड है स्टमक का, वो कहां पर नहीं पास हो पाएगा, ईसोफेगस के अंदर पास नहीं हो पाएगा। और इसलिए याद रखिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर के क्लोज हो जाने से जो ईसोफेजियल पेन होगा अल्सर्स के केस में, वो पेन फूड ईटिंग से रिलीव हो जाता है। तो इफ द एग्जामिनर आस्क यू वन क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ द अल्सर द पेन इज रिलीव्ड बाय ईटिंग द फूड, तो देन यू विल आंसर, सर पेन रिलीव्ड इन केस ऑफ द ईसोफेजियल अल्सर बाय ईटिंग फूड। अंडरस्टैंड गाइस, क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? अरे भाई बोलो बब्बर शेरों, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ना? चलिएगा, I am just moving for the next question. Dear student, my question number 2 is, in addition to the client clinical presentation, which positive laboratory finding provide the further evidence that the client symptoms are related to the peptic ulcer? आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग ऐसी है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर ही है। याद रखिए, ये क्वेश्चन जिपमर और DSSB के एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। क्या होगा, आइए सुनते हैं। पहला ऑप्शन, यूरिन दैट इज पॉजिटिव फॉर एल्बुमिन, ब्लड दैट इज पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, स्टूल दैट इज पॉजिटिव फॉर ब्लड, एमेसिस दैट इज पॉजिटिव फॉर पेप्सिन। व्हाट इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 2? आंसर प्लीज। What is the correct answer in question number 2? शाबाश, वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही हमने आपको टीच किया था कि भाई जब कभी भी पेप्टिक अल्सर और स्पेशली ईसोफेजियल अल्सर होंगे तो उस केस में स्टूल के साथ ब्लड रिमूव होने लगता है बॉडी से, और कई बार तो अल्सर इतने परफोरेट हो जाते हैं कि ब्लड की कमी आ जाती है और पेशेंट को शॉक हो जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूल दैट इज पॉजिटिव फॉर द ब्लड। इट मीन्स क्लाइंट विल कंप्लेन फॉर द मेलेना। व्हाट यू विल फाइंड, सर मेलेना is the next finding provides the further evidence that the client symptoms are related to the peptic ulcer. I hope you understand guys. crystal clear है बात? ये मेलेना होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं अल्सर की, तो ये जो ईसोफेगस के अल्सर हैं, अगर ये ब्लीडिंग अल्सर हैं तो यहाँ से जो ब्लड रिलीज होगा वो लोअर जीआईटी में स्टूल के माध्यम से बाहर एक्सक्रेट होने वाला है। अब यहाँ पर एक और बात होती है हमारे सामने, तो देखिएगा वो क्या बात होती है, सुनिए। प्यारे बब्बर शेरों, याद रखिएगा ये आपका लोअर जीआईटी है और यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड रिमूव हो रहा है, या फिर हमसे कहा जाए कि स्टूल जो है वो ब्लैक टेरी कलर का हो चुका है, ब्लैक टेरी कलर का हो चुका है। अब क्या आंसर होगा हमारे पास? यदि फ्रेश ब्लड हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाए और स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड रिमूव हो रहा है,
तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? ब्लीडिंग इन द लोअर जीआईटी, ऐसा आपको कहना है। क्लियर? यदि कहे ब्लैक टेरी स्टूल तो याद रखिएगा ब्लीडिंग इन द अपर जीआईटी। क्या आंसर होगा? अपर जीआईटी का ब्लीड होता है। इसी बात का आंसर एक और तरीके से आता है दोस्तों, जब फ्रेश ब्लड, अगर कभी ऐसा कह दिया जाए कि फ्रेश ब्लड इन स्टूल, तो डेफिनेटली इट मे बी द ब्लड ड्यू टू द पाइल्स और फिशर। ये ब्लड पाइल्स या फिशर की वजह से हो सकता है। और यदि कहे कि ब्लैक टेरी स्टूल तो इट मे बी ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर। और ये किस कारण से होता है दोस्तों? पेप्टिक अल्सर की वजह से। अब कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को और घुमा देता है, फ्रेश ब्लड की बात करता है, सॉरी ब्लैक टेरी यानी अपर जीआईटी लोअर जीआईटी। गुड, राइट आंसर। कई बार फ्रेश ब्लड के बारे में क्वेश्चन करता है तो हमें क्या आंसर देना होता है दोस्तों? कई बार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि लोअर बॉवेल अपर बॉवेल, तो याद रखना फ्रेश ब्लड के केस में वो कई बार हमसे ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर देता है और कहता है कि इट इज द ब्लीडिंग ऑफ लोअर बॉवेल या अपर बॉवेल। अपर बॉवेल का ब्लड होगा तो याद रखिएगा वो यहां से ब्लीड होगा तो यहां तक आते आते ब्लैक टेरी हो जाता है, या फिर यहां का ब्लड होगा तो भी ब्लैक टेरी हो जाता है। लेकिन यदि यहां का ब्लीडिंग होगा दोस्तों, रेक्टम या एनएस का या फिशर का ब्लड होगा, पाइल्स का ब्लड होगा, हेमरोइड्स का ब्लड होगा, तो इस केस में ये जो ब्लड होगा वो फ्रेश ब्लीडिंग होगा। अंडरस्टैंड गाइस? फ्रेश ब्लड इन स्टूल। तो ब्लड इन स्टूल, दिस नॉलेज इज नॉट सफिशियंट, यू नीड टू गो इन द डेप्थ फॉर द अपकमिंग एग्जाम चैलेंज। आने वाले एग्जाम्स की चैलेंज को फेस करने के लिए आपको अपना स्तर थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको काफ़ी अच्छी जानकारी है, लेकिन धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते रहिएगा। क्रिस्टल क्लियर है? अंडरस्टैंड गाइस? नाउ आई एम मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। द नर्स प्रिपेयर अ क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट पेप्टिक अल्सर। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसे बार बार रिकरेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज हो रहा है। For the abdominal surgery, as the nurse performs a head-to-toe physical examination, which finding best indicates that the client ulcer has perforated. Dear student, याद रखना जो कंडीशन है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा पहले, फिर आंसर करेंगे। हम as a nursing officer preparing a client for the abdominal surgery because this client have the diagnosis of peptic ulcer, और जब हम उसे सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होती है? वी नीड टू डू द फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो। और जब हमने हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन इस पेशेंट का किया तो हमें क्या मिला? इस पेशेंट के हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग होगी जिसको देख करके और आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए डॉक्टर ये बता दोगे कि इस पेशेंट के जो पेप्टिक अल्सर हैं वो परफोरेट हो चुके हैं। तो व्हाट इज योर राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 3? आंसर प्लीज। द क्लाइंट स्किन इज इकाइमोटिक, the client abdomen feels board like, client pupil are widely dilated, या client respiration are rapid. What is the right answer in question number 3? My dear student, I salute your knowledge, I salute your interest for my classes. मेरी क्लासेस के लिए आप सबके इंटरेस्ट को मैं सल्यूट करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, और इसी तरह से आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिएगा और सीखते रहिएगा। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा जब हम हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे क्लाइंट का तो उस कंडीशन में उसका जो एब्डोमेन है वो आपको बोर्ड लाइक फील होगा। तो राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 3 इज द
द क्लाइंट्स एब्डोमेन फील्स बोर्ड लाइक। जब आप इस पेशेंट के एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे तो यू विल फील दैट कि उसका जो पेट है, एब्डोमेन है, वो इतना टाइट हो रहा है जैसा कि आप बोर्ड को बजाते हो ना, बोर्ड को बजाने पर जैसी साउंड आती है, जैसी टाइटनेस आपको फील होती है, उसी तरह का टाइटनेस आपको पेशेंट के एब्डोमेन पर महसूस होता है। इसे कहते हैं बोर्ड लाइक एब्डोमेन। तो बोर्ड लाइक एब्डोमेन कब होता है डियर स्टूडेंट? बोर्ड लाइक एब्डोमेन ओनली कब होगा? बोर्ड लाइक एब्डोमेन होता है डियर स्टूडेंट जब पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो और वो अल्सर परफोरेट हो जाते हैं, तब उसका एब्डोमेन बोर्ड लाइक टाइट हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर है गाइस? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों, एवरीथिंग इज ओके। तो नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, व्हेन द स्टोमक और अदर जीआई स्ट्रक्चर्स आर परफोरेट्स। जब स्टोमक या जीआईटी की कोई स्ट्रक्चर में परफोरेशन हो जाता है तो क्या होगा? द एब्डोमेन बिकम वेरी हार्ड, रिजिड और टेंडर। और इस कंडीशन को ही हम कहते हैं डियर स्टूडेंट बोर्ड लाइक। मार्क कर लेना आने वाले एम्स के लिए, मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए, और याद रखिएगा नॉर्सेट के लिए। प्यारे बच्चों, यही कंडीशन होगी जब आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका एब्डोमेन हार्ड हो रहा है, रिजिड हो रहा है, टेंडर्ड हो रहा है, और इसी फाइंडिंग को हम कहते हैं बोर्ड लाइक एब्डोमेन। और ये कब होता है? जब पेप्टिक अल्सर हैं और वो परफोरेट हो चुके हैं। नॉट ओनली द राइट आंसर फॉर पेप्टिक अल्सर, गाइस बी केयरफुल इन एग्जाम्स। कभी केवल पेप्टिक अल्सर ऐसा बोला है, उसके लिए आप बोर्ड लाइक आंसर मत दे देना। When peptic ulcer become perforate, then the abdomen will become the rigid, hard और tender, board like। तो क्या डिस्टिल वाटर की तरह क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? बोलो भाई। My blessings always with all nurses and doctors. Never mind guys, I will always teach you free of cost for all nurses and doctors. No worry, no need to take any tension. Understand guys? Clear? तो देखिएगा, मैंने कहा the skin become pale, not the ecchymotic। तो जब कभी भी परफोरेशन होता है तो स्किन पेलनेस होता है, ना कि इकाइमोसिस, ड्यू टू द वेजोकंस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड विद द शॉक। तो याद रखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। जब हमने कहा कि पेप्टिक अल्सर है और पेप्टिक अल्सर यानी परफोरेट हो चुके हैं, क्या हो चुका है गाइस? परफोरेशन। और परफोरेशन हो जाने की वजह से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। और ब्लीडिंग के कारण क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है। और शॉक हो सकता है तो ऐसी स्थिति में जब शॉक का पेशेंट हमारे सामने होता है तो उसकी स्किन इकाइमोटिक होती है कि पेल होती है? आंसर दो देखें, आपको आता है क्या? आंसर प्लीज। इन केस ऑफ द शॉक, द स्किन ऑफ द पेशेंट विल बी पेल और विल बी इकाइमोटिक। व्हाट इज योर राइट आंसर? व्हाट इज योर ओपिनियन? अपना ओपिनियन दीजिएगा। पेल, शाबाश। So here the skin will become pale. So you understand why the skin become pale in case of perforation. Dilated pupil are due to the variety of the causes and do not necessarily related to the perforation. Rapid respiration can be associated with the pain but are not significant a tense abdomen. याद रखना, सिंपैथेटिक जैसे ही शॉक होगा, शॉक एक्टिवेट होते ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस होंगे, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस की वजह से क्या होगा डियर स्टूडेंट? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस के कारण एचआर बढ़ेगा और साथ के साथ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन जब भी होगा तो स्किन का कलर पेल होगा। क्रिस्टल क्लियर है?